स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे इजाद में आया मेंडल के द्वारा, और हम ये समझेंगे कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसको ये पता चला कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। क्या होता है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना, हम अभी समझेंगे। उसने मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उसने दो कैरेक्टर का स्टडी किया। पहले हमने बताया है पार्ट 3 में कि उसने एक कैरेक्टर का स्टडी किया और उसके बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में समझा। एक कैरेक्टर का जब स्टडी कर रहा था मेंडल, तो उसने क्या देखा, एक कैरेक्टर का जब स्टडी कर रहे थे वो मेंडल, तो उन्होंने देखा कि भैया एक कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो उसमें वो क्या होते हैं, उनके जो दो ट्रेट होते हैं उसमें से एक ट्रेट जो होते थे वो डोमिनेंट होते थे, ठीक है, और एक क्या होते थे, रिसेसिव होते थे। पहला चीज़ तो उन्हें ये समझ में आया था, तो उन्होंने एक लॉ कंक्लूड कर लिया था जिनका नाम दिया था उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा उन्होंने क्या चीज़ कंक्लूड किया, उन्होंने देखा कि ये जो दोनों ट्रेट होते हैं, ये कि मान लो कि पेरेंट से जब फर्स्ट जनरेशन में आया तो वहाँ पे तो दोनों ट्रेट एक साथ थे, फिर भी एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड जनरेशन में फिर से पास ऑन हुआ तो दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो गए। तो इसके पीछे का उन्होंने लॉजिक लगाया कि क्या हुआ होगा। तो उन्होंने देखा कि जब गैमेट बने होंगे तो वो गैमेट के दौरान, गैमेट बनने के दौरान जो दो फैक्टर्स थे, मतलब दो जिसके वजह से ये ट्रेट्स जनरेट हो रहे हैं ना, फैक्टर्स के वजह से ट्रेट जनरेट होते हैं, वही फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर आपस में अलग अलग हो जाते थे, सेग्रीगेट हो जाते थे, और फिर बाद में जब नया सेल बनाते थे या नया प्लांट बनाते थे तो फिर वहाँ पे अच्छे से फ्यूजन होता था, और फिर वो ट्रेट्स का एक्सप्रेशन होता था। ये अच्छे से समझ में आएगा, आप पार्ट 3 का लेक्चर देख लेंगे तो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फिर क्या समझे कि जैसे ही कैरेक्टर्स का गैमेट कैरेक्टर से गैमेट बनने लगा तो क्या हुआ कि जो फैक्टर्स थे वो सेग्रीगेट हुए, और उसके बाद फिर बाद में सेकेंड जनरेशन में जाके फिर से उभर कर सामने आए, फिर से एक्सप्रेस हुए। तो इससे मेंडल ने क्या निकाल लिया, एक नया कंक्लूजन इससे ये निकाल लिया कि जो फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम लोग आज जीन बोलते हैं, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग, इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं है, बस ऐसे ही सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या दिया प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये था दोनों एक कैरेक्टर का स्टडी करने पे मिला हुआ कंक्लूजन। बाद में मेंडल ने सोचा मैं अगर दो कैरेक्टर को साथ में लेके चलूं तो क्या होगा। तो जब उन्होंने दो कैरेक्टर को साथ में लेके स्टडी किया तो उन्होंने देखा ये डोमिनेंट रिसेसिव फर्स्ट लॉ जो उन्होंने दिया, फिर सेकेंड लॉ, ये दोनों काम किया उस पर। लेकिन एक उन्होंने तीसरा लॉ भी कंक्लूड कर लिया, तीसरा प्रिंसिपल भी कंक्लूड कर लिया, जिसका नाम उन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम दिया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब ये समझेंगे कैसे कि ये कैसे आया, एक्चुअली उन्होंने आखिर क्या देखा होगा जिसके वजह से उनको ये कंक्लूजन मिला कि हाँ जीन्स का असॉर्टमेंट या फैक्टर का असॉर्टमेंट होता है, ठीक है। पहले तो हम ये समझें कि उनका एक्सपेरिमेंट उस दौरान कैसा था, उस टाइम पे कैसा था, और कैसे वो जीन्स को फैक्टर्स बोल रहे थे, और ये कैसे वो फैक्टर सारे काम कर रहे थे, वो सारा एक्सपेरिमेंट अभी तुरंत समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट लिया, ठीक है, और पी प्लांट का वो जो है ना सीड लिया इस बार। तो जो मान लो पी प्लांट लिया होगा, उसका क्या था ना, सीड जो था राउंड था, ठीक है, और ग्रीन था, किसी का था रिंकल्ड था, ग्रीन था, किसी का येलो ग्रीन था, सबका अलग अलग था। लेकिन मेंडल ने जो लिया इस बार, उसमें उसने ट्रू ब्रीडिंग फिर से लिया। क्या किया उसने, ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर्स जो है बहुत सारे जनरेशन तक लगातार सेम ही रहते हैं। तो दो तरह का इस बार भी उसने चूज किया, और ये जो चूज किया इस बार सीड का, दो अलग अलग कैरेक्टर्स, ट्रेट्स जिसको बोल सकते हो। कैरेक्टर कब बोलते हैं ये बात तो समझ में आता है ना। कैरेक्टर जब हम मान लो ऐसे बोलते कि सेब क्या था, तो ये कैरेक्टर की बात कर रहे थे, और उसी में हम उसके जब दो फॉर्म बोल देते कि राउंड शेप है और
येलो शेप, सॉरी राउंड है और रिंकल्ड है, तो हम क्या बोल देते उसको कि ये दोनों ट्रेट है। राउंड जो है ट्रेट है, रिंकल्ड क्या है, ट्रेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो है शेप हो गया और ये दोनों ट्रेट हो गए। उसी तरह एक और कैरेक्टर आएगा, कौन आएगा भाई, वो जो कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, वो होगा कलर। और उसमें कौन कौन से कलर होंगे, एक होंगे ग्रीन कलर, ठीक है, और एक कौन से होंगे, एक होंगे येलो कलर। और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ट्रेट होगा, समझ रहे हो। तो मेंडल ने भाई दो कलर चूज कर, दो कैरेक्टर चूज कर लिया, इन दो कैरेक्टर का स्टडी करना था। अब पहला कैरेक्टर में क्या था, सीड्स जो थे राउंड थे और येलो थे, ठीक है। और इसमें क्या था, जो ट्रेट था सीड्स का, ये था रिंकल्ड था और ग्रीन था, ठीक है। लेकिन ये तो सीड्स के कैरेक्टर थे ना, तो अब इन दोनों के प्लांट, जिस प्लांट में ये सीड लगे हुए थे, उन दोनों प्लांट को हमें एक्चुअली में फ्यूज कराना है, उन दोनों के प्लांट के गैमेट को फ्यूज कराना है, तभी तो हमें फर्दर नया प्रोजेनी मिलेगा ना। तो इसके, इस प्लांट के, मान लो जिसका नाम मैं ए डाल देता हूँ, जिसके पास ऐसे थे सीड्स रिंकल्ड और ग्रीन, और इसके प्लांट को जिसको मैं बी कह देता हूँ, इन दोनों के गैमेट बनाया गया, ठीक है, और दोनों गैमेट को फ्यूज कराया गया। तो जब फ्यूज कराया गया दोनों गैमेट को, तो जो प्लांट इनको मिले, मेंडल को जो मिले प्लांट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस कराया गया, दो अलग अलग ट्रेट वाले, है ना, दो अलग अलग ट्रेट्स वाले प्लांट थे और उन दोनों को क्रॉस कराया गया। अब जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा तो जो मान लो प्लांट प्रोजेनी बनेगा, वो प्रोजेनी को मान लो मैं P F1 से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों क्या थे, पेरेंट थे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया था ना, उसके सारे के सारे सीड्स जो थे वो कमाल के हो गए। क्या कमाल हो गया उसमें, उसमें ये हो गया कि सारे के सारे राउंड येलो सीड्स दिखे, मतलब इसमें जो प्लांट आया उसके जितने भी सीड्स दिखे वो सारे राउंड और येलो दिखे। तो मेंडल को फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो गया, भाई यार मैंने तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रेट का यूज़ किया था, दोनों में क्रॉसिंग कराया, तो मिलना चाहिए था मुझे, जो प्लांट मिलना चाहिए था उसके सीड्स या तो दोनों कैरेक्टर रखने होते थे, रिंकल कुछ मिलते, रिंकल सीड मिलते, कुछ ग्रीन मिलते, लेकिन सारे के सारे राउंड येलो मिले सारे सीड्स, मतलब कि जो प्लांट्स में जितने भी सीड्स बनेंगे ना पॉड वाले, सारे राउंड 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 और येलो कलर वाले मिलेंगे। तो उसने सोचा कि हो सकता है ये जैसे केस वन में हो रहा था ट्रेट, एक सिंगल कैरेक्टर का स्टडी करने में जैसा हो रहा था कि पहले F1 जनरेशन में ट्रेड हिडन रह गया, बाद में एक्सप्रेस हुआ, हो सकता है इसमें भी ऐसा हो। तो इसने फिर से इस राउंड येलो को ना, राउंड येलो जिसमें जिस प्लांट में ये सीड बना, उसको सेल्फिंग में जाने दिया। सेल्फिंग हम समझते हैं ना अच्छे से, सेल्फिंग क्या होता है, सेल्फिंग होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, मतलब खुद से ये बनाएगा गैमेट और अपना ही गैमेट से ये फ्यूज करा के प्रोजेनी बनाएगा, ठीक है। प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ना, ये जो पी प्लांट था ये क्या था, बाइसेक्सुअल था, मतलब इसके पास एंथर भी था और ओवेरी भी था। तो इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा, मान लो ये जो पॉलन ग्रेन इससे बन रहा है, ये पॉलन ग्रेन फिर किस में आके इसी को फर्टिलाइज करेगा, तो फिर इसे नया प्रोजेनी बन जाएगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई थी, पॉलिनेशन होना था, सेल्फ पॉलिनेशन होना था, तो इससे भी गैमेट बनना था, फिर गैमेट, फिर राउंड येलो जो प्लांट थे उसे गैमेट बनाया गया और वो गैमेट आपस में फिर फ्यूज हुए। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो प्लांट बने ना, इसमें गजब हो गया। क्या गजब हो गया, इसमें राउंड येलो सीड तो मिले ही मिले, राउंड येलो, चलो मैं लिखता हूँ राउंड और येलो सीड, ये तो मिले, एक और मिला, क्या मिला भाई, राउंड और ग्रीन। ये बड़ा कमाल का था, ये देख के मेंडल को थोड़ा
सदमा लगा, फिर सदमा क्या लगा, वो इस पे स्टडी किया। फिर आगे देखो, और भी इसमें मिले ना, इसमें एक फिर क्या मिला, रिंकल्ड ग्रीन, और एक क्या मिला, रिंकल्ड येलो। तो ये सारे चीज को देख के मेंडल को फिर समझ में नहीं आया, यार ये हो क्या रहा है, ये चारों के चारों कैरेक्टर्स दिख गए, बस यही कि सारे अलग अलग फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के साथ, किसी ये कभी ये राउंड वाले के साथ है, कोई येलो येलो कभी राउंड वाले के साथ है, तो कभी रिंकल्ड वाले के साथ है। तो मेंडल को ये समझ में आया कि कैरेक्टर्स तो चारों दिख रहे हैं F2 प्लांट में, F2 जनरेशन में जो प्लांट आया, तो यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स वेयर सीन। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स थे ना, कुछ रेशियो में दिखे थे, और वो क्या रेशियो था, वो रेशियो आया था 9:3:3:1 का। ठीक है, ये यहाँ पे 9:3:3:1 इस तरीके से, नहीं ये 3 था, ये 1 था। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन जो थे वो 1 आया था, बाकी ये दोनों मिक्स्ड वाला जो था वो 3:3 में आया था। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 कौन है 3 कौन है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई, ये सारी चीजें हुई यहाँ पे। ठीक है, अब मेंडल इससे क्या कंक्लूड करने लग गया, उसने सोचा कि जब अगर ऐसा केस है कि राउंड येलो जो है, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ये सारे अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मैंने पेरेंट लिया था, और पेरेंट से जब F1 जनरेशन में बनाया, और F1 से जब F2 जनरेशन में बनाया, तो F1 में जो ट्रेड्स थे वो एक साथ सारे थे, लेकिन एक ही ट्रेड नजर आया, राउंड येलो। तो इसका मतलब है कि राउंड और येलो ये जो है, ये दोनों ट्रेड्स जो थे डोमिनेटिंग थे, ये दोनों ट्रेड्स क्या थे, डोमिनेटिंग थे, ट्रेड्स डोमिनेटिंग थे। इसका मतलब इस जो फैक्टर राउंड को बना रहा है, येलो को बना रहा है, वो फैक्टर भी डोमिनेटिंग था, है ना, तभी तो राउंड शेप बना, येलो शेप बना, और ये दोनों एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, लेकिन जब यही कैरेक्टर फिर F2 जनरेशन में आए, ठीक है, और होमोजाइगस कंडीशन में आए एक जैसा, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि F2 जनरेशन में ये एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स, ग्रीन वाला भी। लेकिन मेंडल को ये बात समझ में आने लग गया कि जो ये अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स थे, इनका भी कुछ ना कुछ रोल था। ठीक है, किस चीज में, सीड्स के कैरेक्टर को डिसाइड करने में, जो कि F2 जनरेशन में आया, और ये हिडन नहीं था, F2 जनरेशन में बाद में उभर कर आया। और ये जो कैरेक्टर्स थे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे थे, मतलब ये राउंड वाले के साथ भी आ सकते थे, येलो वाले के साथ भी आ सकते थे, है, देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। जो हमने पेरेंट लिया था उसमें क्या लिया था, राउंड और येलो एक पेरेंट था, दूसरा पेरेंट था ग्रीन और रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो जो राउंड येलो था, चलो वो तो आया, वो तो आना ही था, रिंकल्ड ग्रीन वो भी आना ही था। ठीक है, लेकिन जो बच गया राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये कैसे आया, ये उसको मेंडल को ना ये आभास हो गया कि ये दोनों जो है इसलिए आया क्योंकि जो फैक्टर थे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे। मतलब अगर राउंड सीड लेते हैं और वो येलो है, तो जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट जो येलो कलर है वो राउंड सीड के साथ ही आएगा, और ये जो ग्रीन कलर है रिंकल्ड सीड के साथ ही आएगा। मतलब कि अगर सीड रिंकल्ड है तो वो हमेशा ग्रीन हो, ये जो है फिक्स नहीं है। और अगर सीड राउंड हो तो वो हमेशा येलो होगा,
ये भी फिक्स नहीं है। ये बात इसको समझ में आ गई मेंडल को, ठीक है। क्योंकि जो जनरेशन में, नए जनरेशन में जो सीड आया था वो क्या था, रिंकल्ड था, जिसको F2 जनरेशन बोल रहे हो, रिंकल्ड था और येलो था, है। और एक तो राउंड था और ग्रीन था, ठीक है। तो मेंडल को ये सीड को देख देख के ये बात समझ में आ गई कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन रहेगा तभी रिंकल्ड होगा, ठीक है, और राउंड रहेगा तभी येलो होगा। तो ये कैरेक्टर राउंड राउंड अगर सीड ले तो हो सकता है कि राउंड सीड में भी ग्रीन सीड मिल जाए और येलो सीड में भी रिंकल्ड सीड मिल जाए। ये बात उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसने बोला, ये लॉ दे दिया इसने, जो मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसने कह दिया भाई जो भी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये कैरेक्टर्स इस तरीके से शो हो रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, बिना किसी डिपेंडेंसी के दूसरे फैक्टर्स के, या ऐसे बोल लो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे बिना डिपेंडेंसी के नए जनरेशन में असॉर्ट होके आ जाते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, ऐसे बोल दो, फैक्टर्स वेयर नॉट डिपेंडेंट ऑन each other while being passed in next generation, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो फैक्टर्स जो थे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे थे जब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे थे, एंड दे वर देमसेल्व्स एबल टू बी एक्सप्रेसिव, ठीक है। वो खुद काफ़ी थे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं हो रही थी। तो ये था मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट, और ये था उसका एक्सपेरिमेंट। और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, उसने शो किया डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या शो किया, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम ये समझेंगे कि ये उसका जो डायहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट था ये कैसा था। एक्चुअली वही था, बस उसने कोडिंग किया। क्रॉस जब करते हैं होते हैं ना तो हमें कोड करना पड़ता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये क्रॉस हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि कोडिंग कैसे कैसे किया। तो उसने जो मान लो जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से ये बात तो उसको कंक्लूड हो गया था। क्या कंक्लूड हो गया था वो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये चीज़ कंक्लूड हो गया था कि जो राउंड सीड बन रहे थे ये येलो कलर के हो रहे थे। कौन से जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे सीड ऐसे ही हो रहे थे। तो उसने ये सोच लिया कि ये जो सीड है ये डोमिनेटिंग है, इसको ये बात तो पता चल गई, ठीक है। दूसरा चीज क्या पता चल गया कि जो रिंकल्ड सीड थे, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर के थे, वो क्या थे, वो सिर्फ F2 में जनरेट होके आए तो वो रिसेसिव थे और F1 में दिखे नहीं, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे। और ये कैसे पता चला कि ये होमोजाइगस कंडीशन ही है, जब उन्होंने F2 में जो सीड मिला ना जो रिंकल्ड ग्रीन थे उसको उन्होंने फर्दर और भी जनरेट करवाया उसका प्रोजेनी, तो सारे जो थे वो रिंकल्ड ग्रीन ही मिले, फिर उसमें आगे कोई मिक्सिंग नहीं मिला। तो ये समझ के होमोजाइगस ही है। तो होमोजाइगस अगर रहता है तो फिर आगे मिक्सिंग नहीं होता है। हेट्रोजाइगस मतलब वो मिक्स है फैक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बात समझ में आई उसको। अभी इसके लिए इसने क्या क्रॉस कराया, कैसे कराया क्रॉस, ये हम देखेंगे। और क्या क्या कोडिंग किया इसने राउंड सीड के लिए, क्या किया, जो कोड क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। राउंड सीड के लिए मान लेते हैं कैपिटल R दिखाया, ठीक है। तो रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल r दिखाया, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर मान लो दो फैक्टर्स के हैं तो कैपिटल आर हमें दिखाना पड़ेगा ना, तो उसी तरह स्मॉल आर दिखाना पड़ेगा। ये एक कैरेक्टर के लिए, सिर्फ राउंड के लिए हमने कैपिटल आर शो किया है, और ये रिंकल के लिए स्मॉल आर शो किया है। उसी तरह येलो जो ट्रेट है, ठीक है, कलर का
कैरेक्टर का के लिए जो ट्रेट है येलो और ग्रीन, इसके लिए भी हमें कुछ शो करना पड़ेगा। येलो के लिए हम क्या शो किया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। उसी तरह ग्रीन के लिए हम क्या शो करेंगे, स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस कोडिंग किया गया, ठीक है। ये कोडिंग हो गया किसका, कैरेक्टर्स का, राउंड कैरेक्टर्स का, और सॉरी मतलब शेप का कैरेक्टर का और कलर का कैरेक्टर का, ठीक है। राउंड बोल रहे हैं तो ट्रेट का यूज करेंगे, शेप बोलेंगे तो कैरेक्टर टर्म बोलेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं कहीं कहीं उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ अगर थोड़ा सा भी गलती से, तो वहाँ पे बात समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं मैंने सीड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम चलो स्टार्ट करते हैं क्रॉस दिखाना। उसके लिए हम सीड ले लेते हैं। कैरेक्टर जो था आर आर और कैपिटल वाई था। ये किसके लिए था, राउंड और येलो के लिए। और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये किसके लिए था, रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट के लिए। ग्रीन प्लांट जिसके पास सीड के लिए, ऐसे प्लांट में जिसमें ऐसे वाले सीड लगे हुए थे। अब हमें बनाना था इस प्लांट को, चूंकि क्रॉस कराना है, प्रोड्यूस करवाना है नेक्स्ट बेबी को, तो गैमेट बनाना पड़ेगा। तो गैमेट बनाने के लिए ये मान लो पेरेंट थे, पी से लिख देता हूँ। अब इसके गैमेट बनेंगे, तो गैमेट को मैं क्या कैसे शो करूँगा, ये कैसा कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, ये भी डिप्लॉयड कंडीशन है। दो फैक्टर का मतलब दो फैक्टर्स हैं साथ में, टू सेट ऑफ फैक्टर्स हैं। गैमेट में कैसे जाएगा, एक सेट ऑफ फैक्टर जाएगा, है ना, इससे भी एक सेट ऑफ फैक्टर जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से भी एक सेट ऑफ फैक्टर्स आएगा, यहाँ से भी एक सेट ऑफ फैक्टर्स आएगा। तो यहाँ से आ गया एक सेट, ए से एक सेट ऑफ फैक्टर, वो क्या था, स्मॉल आर। तो जो गैमेट बना वो कैसा बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो गैमेट बनेगा, यहाँ से भी गैमेट बनेगा ना, वो गैमेट कैसा बनना चाहिए, एक आएगा और यहाँ से भी एक आएगा। तो वो गैमेट जो बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये दो गैमेट बन गए। इस प्लांट से जो गैमेट बने वो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, सॉरी यार यहाँ पे स्मॉल वाई लिखना, कैपिटल वाई लिखना था, सॉरी, ठीक है। कैपिटल आर आया था और कैपिटल वाई आया था, उसी तरह इसमें स्मॉल आर आया था, स्मॉल वाई आया था, और ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। फ्यूज करेंगे ना, तो जो F1 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म बनेगा सारा, उसमें जो आए थे वो कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था, कलर वाला कैरेक्टर एक साथ लिखेंगे, सीड वाला कैरेक्टर का फैक्टर एक साथ लिखेंगे, इसलिए आर वाई ऐसे मैंने लिखा है, और फिर बाद में ऐसे करके ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि स्मॉल आर था राउंड के लिए, राउंड मतलब रिंकल्ड के लिए, और ये मतलब ये जो दोनों थे ये किस चीज़ का, एक ही कैरेक्टर है ना दोनों, कौन सा कैरेक्टर है, शेप के लिए कैरेक्टर, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। और ये दोनों भी एक कैरेक्टर है, किसके लिए, कौन सा कैरेक्टर के लिए है भाई, ये कलर के लिए, तो इसलिए इन दोनों को साथ में लिखा जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, आर आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका जो फिनोटाइप आया वो फिनोटाइप कैसा आया भाई, फिनोटाइप आया जो हमें पता ही है, क्या क्या आया, राउंड और येलो, राउंड और येलो। जबकि इसमें कौन से फैक्टर्स थे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी थे, मतलब रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो चलो इससे ये पता चल गया था कि राउंड येलो जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर था। तो इसलिए फिर बाद में इसने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग में क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फिंग में फिर से इसी प्लांट का, ये जो प्लांट बना हुआ है इसी प्लांट का गैमेट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और उसी गैमेट को आपस में फ्यूज करवाना पड़ेगा। तो इससे जो गैमेट बनेंगे, तो पहले हम गैमेटोजेनेसिस कर देते हैं, गैमेट बना लेते हैं, ठीक है। जो गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से गैमेट बने, देखो कौन कौन से बनेंगे,
ये मान लो था जो प्लांट था वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर दो फैक्टर कैरी कर रहा था। तो जो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर आएगा उसमें, आएगा ना, और एक में स्मॉल आर आएगा, ठीक है। और एक में मान लो कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है। मतलब ये प्लांट तो ऐसे थे जिसमें ये चारों फैक्टर था, लेकिन जो गैमेट बनेंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन बनता है ना। हैप्लॉइड प्लांट ये था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं दिख रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्लांट है, ठीक है। अब इससे मुझे गैमेट बनाना है। ये है डिप्लॉयड कंडीशन, यानी कि इसमें फैक्टर्स जो हैं टू सेट में है सारे फैक्टर। और गैमेट में क्या होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो एक सेट में होते हैं। तो इस गैमेट में जो फैक्टर आएंगे, एक या तो कैपिटल आर आएगा, ठीक है, या स्मॉल आर आएगा, तो उसकी वो दूसरा गैमेट में आएगा, ठीक है। तो उसी तरह कैपिटल वाई जब आएगा तो एक एक ही फैक्टर में आएगा, एक ही सेल में है ना ये, तो इसी में हो सकता है कैपिटल वाई आए, या इसी में स्मॉल वाई आ जाता है, या इसमें मान लो स्मॉल वाई आ रहा है, तो फिर और एक्सचेंज हो सकता है। देखो या ये स्मॉल आ गया तो टोटल 4 तरह के गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे डिपेंडेंट होता है। खैर यहाँ पे पहले सीख लो कि ये यहाँ पे कितने तरह के गैमेट बन गए, 4 तरह के गैमेट बन गए। दो फैक्टर्स है ना, दो कैरेक्टर्स हैं, दो अलग अलग फैक्टर्स हैं कैरेक्टर्स के लिए, इसलिए 4 गैमेट बनेंगे। यहाँ पे देखो कैसे बनेंगे वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। तो मान लो कि एक आर आया यहाँ पे, ठीक है, मैं सबको अलग अलग करके लिख देता हूँ। इसके साथ क्या क्या पॉसिबल है वो मैं बता दूंगा। आर के साथ चलो देखो एक कैपिटल वाई आ सकता है, ठीक है। फिर अगर स्मॉल आर दिया तो उसके साथ कैपिटल वाई आ सकता है। फिर मान लो कैपिटल आर दिया तो उसके साथ स्मॉल वाई आ सकता है। फिर मान लो स्मॉल आर दिया तो उसके साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तो ये कंडीशन हो सकता है। तो ये 4 जो है गैमेट्स बन सकते हैं, इस तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। ये 4 गैमेट बन गए। अब ये 4 गैमेट जो है आपस में फ्यूज करेंगे, पक्का करेंगे, और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये 4 गैमेट, 4 टाइप के गैमेट, 4 ही गैमेट, नंबर नहीं, ये टाइप्स हैं, गैमेट्स के टाइप हैं। कितने हजारों करोड़ों गैमेट्स बनेंगे भाई। ये तो सिर्फ टाइप है ना, कि गैमेट्स के जो टाइप होंगे वो बस यही 4 होंगे। तो आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गैमेट भी बहुत सारे होंगे, वो दोनों आपस में अगर फ्यूज करेंगे तो एक अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसी तरह ये दोनों फ्यूज करेंगे तो अलग ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा वो देखने के लिए इसने एक पनेट स्क्वायर मेथड का यूज किया, ठीक है। एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसमें कि हम दो कॉम्बिनेशन को शो करने के लिए उसका यूज करते हैं। क्यों करना पड़ा वो हमें, क्योंकि अगर हम मान लो इसी से कॉम्बिनेशन निकालते, चलो वो भी करके ही दिखा देते हैं, अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन निकालते तो कितना प्रॉब्लम हो जाता हमारे लिए। देख लो वो प्रॉब्लम क्या हो रहा था। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है। ये गैमेट मतलब 4 तरह के ये ऑलरेडी गैमेट है, और ये सब आपस में फ्यूज कर सकते हैं। तो 4 तरह का मैं गैमेट बना ही देता हूँ, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 तरह के गैमेट बन गए। और ये सब क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। तो मान लो एक और बना देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक और बना देता हूँ इस तरह का कैपिटल आर स्मॉल वाई, और बन जाएगा कौन सा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई खुद से फ्यूज करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा और कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा। एक्चुअली इसको मैं सुसज्जित करके जैसे लिख रहा हूँ ना, नेट स्क्वायर में भी वैसे ही लिखा जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझ सके इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में जब फ्यूज होंगे, एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो तो डिप्लॉयड होगा, तो उसमें दोनों फैक्टर लिखेंगे हम, कैपिटल वाई, ठीक है। उसी तरह जब ये ऑर्गेनिज्म फ्यूज होगा, ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे उसका फैक्टर लिखूंगा मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर मान लो ये फैक्टर फिर इससे फ्यूज हुआ, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा,
समझ में आ रहा है? तो उसी तरह एक को पहले इन चारों से फ्यूज करा के देखो, फिर एक को इन चारों से फ्यूज करा के देखो। क्यों करवा रहे हैं ये, एक को मैं इन चारों से फ्यूज करवा रहा हूँ, ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो चार टाइप के गैमेट बने हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों टाइप कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ये चारों टाइप खुद के चारों टाइप से फ्यूज कर ले, या खुद खुद के टाइप से फ्यूज कर ले, या और बाकी जो 3 टाइप है उन टाइप से फ्यूज करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ कि देखो, ये जो गैमेट बने एक नंबर में, जो मैं यहाँ व्हाइट कलर से दिखाया हूँ, वो गैमेट खुद से फ्यूज कर सकता है, खुद के टाइप से, यहाँ जो स्टार मार्क में किया अभी मैं, या फिर ये तीनों अलग अलग टाइप से फ्यूज कर सकता है, इससे या इससे या इससे फ्यूज कर सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के प्लांट बनेंगे। तो उसी इसीलिए यहाँ पे मैंने ये चीज शो किया। तो ये तो बाकी आसान है, आगे कर लोगे, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, ठीक है, आर आर कैपिटल वाई आएगा, फिर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो उसी तरह ये आते जाएगा, बाकी ये टोटल समझ में आ जाएगा। तो जो फिनोटाइप जो हमें मिलते हैं प्लांट के, इसमें वो मिलते हैं हमें 9:3:3:1 में, ठीक है। तो इस तरह से हमें डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आता है।